हेलो। अब आवाज सुन पा रहे हैं नेता जी? हेलो, क्या आपको आवाज मिल हाँ पा रही आवाज है? आ रही है। मिल आ चलिए रही है। बढ़िया। तो अब लोग बस थोड़ी देर में लोग जुट रहे हैं। आज का सेशन रखेंगे म्यूचुअल फंड को, जो हम लोग का लास्ट है, आज कंप्लीट करेंगे। वक्त है ना आपके पास आज? हाँ 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 हाँ। ठीक है, बस हम लोग को जुड़ने देते हैं। 12:30 से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, नहीं जुड़ेंगे तो भी सेशन चलाएंगे आज। ठीक है, ठीक है। आपका फोटो नहीं आ रहा था। मेरा नहीं आ रहा है? एक सेकेंड। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। 12 बजे से दिया हुआ टाइम। लिख देते हैं क्लासेस 12:15 से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें। हाँ, लास्ट सेशन है आज। सुमित प्रेजेंटेशन जा रहा है क्या? देखो तो। अंकल पानी मुझे। कट करो और सेशन में आ जाओ। आप सेशन स्टार्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुमित। बारह एक यार तुम दे सकते हो क्या प्लीज? तुमको दे सकती हूँ। हेलो हेलो हेलो। साउंड आ रही सर? हाँ साउंड आ रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट में। ये हम लोग का म्यूचुअल ठीक है। फंड का जो एग्जाम का डेट हम लोग लेंगे, वो आप लोग सबसे पहले जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अब किन्हीं का वेट नहीं करेंगे हम। ये आखिरी सेशन आज का होगा। इसमें हम लोग 2-3-4 घंटे भी बैठ सकते हैं। लोग तैयार रहें। आपके पास स्लाइड आएगा 1 बाय 1। आप लोग चाहें तो स्लाइड से कुछ भी आप पेपर और पेन रख लें। जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चंस को आप हैंडल करिए और देखिएगा। जो समझ में नहीं आती है उसके लिए हैंड रेज करके आप डिटेल्स शेयर कीजिएगा कि कुछ क्या नहीं आपको समझ में आया और क्या जानना चाहते हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए आज का सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो आखिरी होगा और अगला जो सेशन होगा आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट का हम प्रोवाइड करेंगे। जो आज हम आपको ट्रेनिंग देंगे वही क्वेश्चन आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली 500 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा। आप उसे तैयार करके एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप सुन लीजिए। आपको मेरा प्रेजेंटेशन व्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये बताएं आप लोग। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर। म्यूचुअल प्रेजेंटेशन फंड दिख बाय रहा डॉक्टर सुमन कुमार दिख है? रहा है ठीक सर। है ठीक है ठीक है सुमित, तो तुम भी अपना कॉपी कलम रख लो। जो जो चीज मैं पढ़ा हूं वो भी तुम्हारा ये तुम भी इस सेशन को प्रॉपरली समझो। ठीक है, ओके। अब ये आज जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आज पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में, वो एग्जाम होगा आपके 2 घंटे का। आज की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको NISM का सेंटर NSCIT में कहीं भी जाकर, NSCIT में आपको जाकर बैठना है। 2 घंटे का टेस्ट है। 100 क्वेश्चन होगा सॉरी 50 क्वेश्चन सही हो गए तो आप पास कर गए। तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरा 50 क्वेश्चन कम से कम सही हो ही जाए। यानी मैं आपका कॉन्फिडेंस 60% स्कोर का व्यू रहेगा तो आप 50 ले आइएगा। अब ये देखना है कि ये 100 क्वेश्चन जो आए वो किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सिर्फ टिक लगाते जाना है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। खाली यही ध्यान में रखना है एग्जाम देने वक्त ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते में आप क्लोज कर दिए कि इंड सेशन का मतलब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एग्जाम सेंटर पे जाने से 15 मिनट पहले पहुंचिए। 15 मिनट पहले पहुंचने के बाद आपको सीट मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर और ये देगा। वहां कोई चीट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ऑनलाइन होगा, आपके पास आपके सामने लैपी पड़ा ये सिस्टम रहेगा। आपके पास कीबोर्ड माउस मिला रहेगा, उसके मुताबिक क्वेश्चन चलता रहेगा, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। 1 घंटा यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। रफ्तार में भी नहीं पढ़ना है और स्लो भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना इतना है कि जो बताया गया है क्या उसके मुताबिक जो हम बोल रहे हैं, वो जो आपने सुना है उसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन आए तो उस कॉन्फिडेंस से हिट करिए कि आपने पढ़ा है वही है आंसर। वहां जाकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम निकालने का ये प्रोसेस होगा और यही तरीका बेस्ट है। एक और चीज, कभी कभी होता है कि बहुत लोग सिस्टम से यूज टू नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको एक पेपर मिलेगा तो एक लंबा लाइन साइड में खींच लें। जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उनसे, मान लीजिए क्वेश्चन 1 हमने ट्राई किया, नहीं समझ में आया, 2 पे गए, 3 आया, तो हो सकता है तो मान लो 2 नहीं बना है तो हम लोग 2 लिख लिए। ऐसे लिखते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। तो अंत में कोशिश करना है कि 15 से 20 मिनट बचा लें। उस 20 मिनट में, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए वो 20 मिनट में सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। ये नहीं सोचा जाए क्या बाकी क्या सही है क्या गलत है। उसमें जाकर
कोई ना कोई आंसर पे टिक करके सबमिट कर दे। यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट 100 का 100 करना है। फेल पास का सोचना नहीं एग्जाम देने से पहले। जब पहली बार फेल पास सोचिएगा तो नेचुरल है कि वहां कॉन्फिडेंस खिला रहेगा। आपका ध्यान होना चाहिए कि हम गए हैं तो कम से कम ये 2 घंटा तरीके से पढ़े, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, अपना समझे, अपना विवेक से ट्राई करें। ये भी एक छोटा सा मैदान मिला है खेलने के लिए कि हमारा ये 2 घंटे के खेल में हम क्या कर पाते हैं। इंजॉय करते हुए एग्जाम दीजिए, वो सबसे बेहतर होगा। अगर पैनिक होकर जाइएगा तो जो होने वाला वो भी नहीं होगा। तो सबसे पहला ध्यान होना चाहिए जब भी हम लोग किसी भी एग्जाम में जाएं तो नर्वस ना रहें, जो होगा देखेंगे, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे क्लियर व्यू रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये चीज सोचकर आज की पढ़ाई करिए। आज का सेशन हम हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे लें। आप लोग उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो उनका लाभ उठाएं, जो नहीं किए हैं वो अपने तरीके से देंगे, खुद से एग्जाम देंगे। तो ये क्योंकि ये आखिरी ट्रेनिंग हो। एक पार्ट जो हम देंगे आपको बिगनर्स एकेडमी पे, जिसमें 600 क्वेश्चन आंसर का हैंडल करने का होगा, वो लिंक हम देंगे आपको। उस लिंक से ही खुलेगा, आप उसे खोलिए, फिर उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जो समझ में आए नहीं समझ में आए उसके लिए हमें वो क्वेश्चन लिख कर दीजिए, शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसका आंसर आपको देंगे। उसके लिए एक क्लास और लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो ये आखिरी क्लास होगा ट्रेनिंग का। जो लोग आ गए वो अच्छा है, जो नहीं आए उसके लिए अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इट्स फाइनल क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग देख रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं, इश्यूज है वो आप बोलिए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सारे लोग आवाज सुन पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं? जी जी, प्रेजेंटेशन एजेंडा दिख रहा सर। हाँ, अभी एजेंडा दिख रहा है। स्लाइड यही रहेगा, हम सारे स्लाइड इसी तरह खुले रहेंगे, और इस स्लाइड का आपको जो रिक्वायरमेंट होगी आप इसमें से अपने पास लिखते जाइएगा। मैं मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। 1 सेकेंड। ठीक, आज का एजेंडा है। एजेंडा का मतलब क्या है? आज हम लोग करेंगे क्या? देखिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखा होगा, 90 मिनट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को देखेंगे, 90 मिनट फंड डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस कैसे म्यूचुअल फंड का चेक करें, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस कैसा होता है इसका म्यूचुअल फंड का, रेगुलेटरी क्या क्या है अपडेट जो मानना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक जो रेगुलेशंस है वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये सब चीजें को देखते हुए आज हम सेशन को 5-6 घंटे लेंगे। थोड़ा फास्ट हो सकते हैं, लेकिन हम इतना फास्ट नहीं होंगे जो आपके समझ में नहीं आए। बस ये बात का ध्यान रखना कि आपको ना समझ में आए तो काइंडली एक लिख लीजिए साइड में, लास्ट मोमेंट जब आपका क्वेश्चन साथ में लिखते जाइएगा कि ये मिस कर गए वो मिस कर गए, तो आप एक रफ नोट में लिखते जाइएगा, और व्हाट्सएप नंबर 9631111938 उस पे एक पेपर पे जो लिखे होंगे वो लिखकर व्हाट्सएप कर दिया तो उसका जवाब हम दे देंगे। क्योंकि अभी हम फ्लो में रहेंगे तो हो सकता है हम थोड़ा सा रहें रफ्तार में, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो रोक दीजिएगा कि सर प्लीज थोड़ा और एक बार समझाइए, बोल सकते हो आप। क्लियर है? सुमित सुन पा रहे हो? सुमित सुन पा रहे हो? सॉरी, माइक म्यूट करके रखे हुए थे। ओके, ठीक है। सुन रहे सर। मात्र 4-5 लोग ही अभी जुटे हैं। अब जो लोग आएंगे, कि सारे लोग को कल इन्फॉर्म कर दिए थे सुमित? फॉर्म कर देते सर। ठीक है, देन ओवर। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स क्या है? तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स जानने के लिए चलते हैं अगले स्लाइड में। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? देखिए, जैसे सारे स्कीम्स होते हैं, लोग मार्केट में स्कीम्स लाते हैं कि आप इतना यहां लगाओ वहां लगाओ तो हम ये रिटर्न देंगे वो रिटर्न देंगे, उसी तरह ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम लॉन्च करती है। अब क्या हुआ, तो इसमें 3-4 वर्ड आ गया कि कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को, तो सेबी। दूसरा वर्ड क्या आ गया, रेगुलेट करती है, तो इसमें दूसरा क्या काम है, ये कौन लोग कर सकते हैं, तो इसमें क्या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इसके NISM सीरीज 5A पास करना होता है। जो लोग NISM सीरीज 5A पास करते हैं वो म्यूचुअल फंड बेचने के लिए एमफी AMFI को रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एमफी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यानी जो भी म्यूचुअल फंड का काम होगा इंडिया में
वो ये इस एसोसिएशन के थ्रू होगा। तो इस एसोसिएशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ARN नंबर लेना होगा, A फॉर ARN नंबर, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, ARN नंबर आपको मिलेगा। आप जब NISM का एग्जाम पास कीजिएगा, सर्टिफिकेट हो आएगी, उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की, वो सर्टिफिकेट लगाइएगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगाइएगा तो ARN मिलेगा। जब ARN मिलेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन आप बेच सकते हैं, उसका आपके पास रिटर्न आएगा। जब आप सेल करिएगा म्यूचुअल फंड तो उसका कुछ न कुछ पार्ट कमीशन आपके पास भी आएगा, जो भी कंपनी अलग अलग AMCs हैं वो देंगी आपको। ये प्रोसेस करने के लिए आपको जानना होगा कि एमफी का जब ये ARN नंबर आपको मिल जाएगा, आप जितने भी AMCs हैं, AMC क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ही पावर है कि म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सके, म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सके। स्कीम यानी योजना, कोई न कोई योजना है जिसको बनाया गया है कुछ रेगुलेशन के साथ, उस रेगुलेशंस के साथ बने हुए स्कीम को मार्केट में लॉन्च करेगा और पब्लिक उसे खरीदेगी। पब्लिक जब खरीदेगी तो ये पब्लिक को खरीदने के लिए स्कीम लॉन्च हो रहा है। इस स्कीम में क्या क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव किया गया, किस स्टाइल में बनाया, क्या स्ट्रेटेजी यूज किया गया है, ये कुछ चीजें को समझते हुए स्कीम लॉन्च होता है, जो कि गाइडलाइन होता है सेबी के। तो सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक ये सारे चीजों को, ये स्कीम्स को बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक फंड, यानी फंड मतलब कलेक्शन ऑफ अमाउंट, मतलब पैसे की जो कलेक्शन हुई, उस कलेक्शन को से एक प्रोडक्ट, एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो यानी उस पैसों से खरीदारी की जाती है। कौन खरीदता है, AMC खरीदारी करता है। खरीदारी करने के पीछे 4 उसका व्यू होता है। पहला होता है कि क्या एसेट एलोकेशन हम क्या करें, यहां देखिए, हम स्कीम जो क्लाइंट को नीड होती है उस नीड के मुताबिक स्कीम होता है। अब उस नीड को समझते हुए हम एसेट का एलोकेशन करते हैं। जब एसेट की बात कर रहे हैं तो कौन सी एसेट होगी, हम लोग मोस्टली आज बात करें फाइनेंशियल एसेट की, तो फाइनेंशियल एसेट की बात होगी जिसमें शेयर बाजार की बात होगी, डेब्ट मार्केट की बात होगी, कुछ रियल एस्टेट फंड का भी बात हो सकता है, कुछ गोल्ड फंड का बात हो सकता है। ये एसेट एलोकेशन की बात है। तो एसेट एलोकेट, कितना एसेट कहां लगाया जाएगा, तो ये एसेट एलोकेशन होगा। यानी जो स्कीम लॉन्च हुआ, जो पोर्टफोलियो बना, उसमें कौन कौन सी एसेट्स होंगे और कितना परसेंट होंगे और उनका उसमें कंपोजिशन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया हुआ होना चाहिए वो स्कीम। क्या पर्पस है, किस नीड को वो पूरी करेगी, किस स्ट्रेटेजी के साथ वो तैयार होगा और क्या स्टाइल में बनेगा ये प्रोडक्ट। ये 4 चीजों को देखते हुए, क्लाइंट के नीड को देखते हुए प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होते हैं। जब म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होते हैं तो इसमें 2 चीजें जुड़ी होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क क्या है, जब बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क है, पैसा लगाते ही जोखिम समझ में आता है कि लगाए हैं तो लौटेगा कि नहीं, लौटेगा तो कितना लौटेगा, या एकदम नहीं लौटेगा। तो ये जोखिम जो है ये कितना है, क्या है, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट खरीदे गए हैं तो उसकी जोखिम जिस तरह की होगी उस तरह का रिस्क आएगा और रिटर्न भी उसी तरह से होगा, जिस तरह का रिस्क जिस तरह का रिटर्न। तो किस स्कीम का रिस्क एंड रिटर्न क्या है, नेचर ऑफ रिटर्न क्या है, फैक्टर कॉजिंग रिस्क क्या है, क्या क्या फैक्टर कॉज करता है, क्या क्या वजह होती है किसी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को जब को रिस्क, जैसे कि हम नेचर ऑफ रिस्क रिटर्न देख रहे हैं तो क्या क्या रिस्क उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ये भी देखना काम है। उसके बाद आप नोटिस करें तो भाई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई है तो ये तो प्रॉफिट करने के लिए ही बनाई गई है। प्रॉफिट हो, नुकसान होना भी हो सकता है, मार्केट रिस्क है, लेकिन पर्पस तो ये होता है कि सब लाभ उठाए जाए। तो भाई लाभ उठाने के दौरान लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, जो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जो एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएटेड सपोर्टिंग बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारे चीजों के लिए खर्च होता है, बिना खर्च के ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा, सब लोग के पास पैसे नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारे पैसे का एक्सपेंसेस, खर्चे, वो भी देखना होगा, कॉस्ट और खर्चे। कुछ लोड्स कहा जाता है, जब म्यूचुअल फंड में आएंगे तो लोड्स, जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ना बार बार आप इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये वर्ड से क्वेश्चन आना गारंटेड है। अब वो किस तरह से पूछ देगा वो अलग बात है, एक लाइन में पूछकर कंफ्यूज करना चाहेगा,
मोस्टली जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो पक्का क्वेश्चन है, जिस पे हम बार बार ज्यादा देर रुक जाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार रुक जा, समझ जाना है कि ये क्वेश्चन के सीन में है ये वर्ड। तो लोड्स पहले हुआ करता था कि जब हम खरीदारी करेंगे म्यूचुअल फंड, तो खरीदने वक्त भी एक चार्ज लगता था, उसको एंट्री लोड बोलते थे, एंट्री लोड, वो खत्म हो गई। अब चलता है एग्जिट लोड, यानी आप 365 दिन के पहले, यानी एक साल के पहले अगर आपने बेच दिया प्रोडक्ट जो खरीदा हुआ था आपका एक साल के अंदर में बेचा गया, उस पर एग्जिट लोड 1% का चार्जेस लगेगा, तो ये देख लेना है। और भी एक्सपेंसेस है, लिमिट्स है, वो सब भी देखना है। ये एक म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड में हम लगाने की बात की, रिस्क रिवार्ड भी समझ लिए, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्टिव के साथ बन गया, कहाँ कहाँ पैसा लगा वो भी हम समझ गए, लेकिन ये सब देखेंगे कहाँ, जानेंगे कहाँ, समझ में आएगी कहाँ? तो ये सारी चीजों हम स्कीम्स, इन्वेस्टर गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें? इन्फॉर्मेशन फंड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन रहेगा, उस डॉक्यूमेंट्स पे पढ़ने के लिए मटेरियल एमपी के साइट पे होगा, साथ में ये सारे जो एएमसीज हैं उन लोग के साइट पे होगा, एमपी के साइट पे होगा। तो ये सारी चीज, साथ में रिटर्न मटेरियल भी निकलता होगा जिसे आप देख सकते हैं किसी भी स्कीम के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये सब, और हाउ कैन इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करें, तो स्कीम में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो यही बेसिक चीज है कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को समझने के लिए मेन पार्ट तो यही है। अब इसी से आगे हम लोग चलते हैं, स्लाइड अगले पे देखिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम में दो तरीके से काम होता है। एक काम क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का रोल नहीं होता, वो डायरेक्ट डायरेक्ट होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का रोल नहीं होता। लेकिन जो डायरेक्ट नहीं होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू बेचा जाता है, यानी स्कीम दो तरह से बेचे जाते हैं, एक डायरेक्ट स्कीम होता है, एक इनडायरेक्ट स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू। तो जब ये दोनों स्कीम के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, तो मोस्टली अभी हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट स्कीम के बारे में न बात करके हम इनडायरेक्ट स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू ये जो पोर्टफोलियो मैनेज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल मैनेज नहीं करता है, जो पोर्टफोलियो खरीद बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आगे का इन्वेस्टर के पास जाते हैं, हम उन लोगों की बात करेंगे। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या ये एलिजिबल है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए? तो अब ये देखना पड़ेगा, क्या वो विदेश के लोग तो नहीं है और कोई ऐसा इन्वेस्टर तो नहीं है जिसको हम म्यूचुअल फंड खरीदना अलाउड नहीं है हमारे देश में, ठीक है। दूसरा, पैन कार्ड होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसपे डिटेल फिल होगा, अब पेमेंट मोड होना चाहिए कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो ये चार कुछ इन्वेस्टमेंट का प्री रिक्विजिट है जिसे देखना होगा। अब इसमें से फिर चूज करना पड़ता है कि कौन सा प्लान चूज करें। ऑप्शन एंड प्लान, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम जब सामान खरीदने जा रहे हैं तो देखने जा रहे हैं हमारे पास और कितने ऑप्शन हैं, क्या क्या है। तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं, इसमें किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि जो भी चीज हम खरीदते बेचते हैं तो हमारा अगर लाभ नुकसान हो रहा है उस पर हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो उस एंगल से भी देखेंगे इसको। और इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोच के साथ क्या क्या होता है, तो क्या क्या है ये फैसिलिटीज, कुछ मैनेजमेंट फैसिलिटीज दी हुई है कि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कई तरीके हैं। जैसे एक बार में ही हम पैसा डाल दिए, चलो भाई हमको 50,000 का सामान खरीदना है, चलो डाल 50,000 रुपए लगा दिए हमने अभी, तो 50,000 जैसे ही हमने लगाया तो क्या हुआ, हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ने पोर्टफोलियो पे जो वैल्यू प्रेजेंट डेट पे होगा उसको बोलते हैं नैब, नेट एसेट वैल्यू, जो प्रेजेंट डेट पे होगा उस प्रेजेंट डेट पे हमने खरीदा नैब पे, तो हमने वो सामान खरीद लिया, तो लमसम दे दिया, भाई एक बार में 50,000 डाल दो, मेरे लिए लमसम खरीदो। अब हम कहें नहीं, एक तो मोड ये हो गया करने का, कुछ और भी मोड है क्या? हाँ है। एक काम करिए, आप 50,000 ना देकर आप एक काम करो, 2,000, 1,000, 500, कोई भी एक तरीका मोड समझो जो हर महीने और एक टाइम फ्रेम पर हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता चला जाए, तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी डिडक्ट हो और हमारे लिए यूनिट खरीदी जाए जो उस डेट पर नैब होगा, उस डेट पर। यानी अगर हम हर महीने के नैब पर हमारी खरीदारी हो एक फिक्स अमाउंट का, तो इस तरह से सिस्टमैटिक प्लानिंग किया जाता है अभी इन्वेस्टमेंट का। जैसे इन्वेस्टमेंट का है उसी तरह विड्रॉल का भी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हम सिस्टमैटिक विड्रॉ करें,
समय आया कि हमने फिक्स कर दिया 5,000 रुपए महीने का हमारा डिडक्ट होकर महीने की इस तारीख को आ जाया करेगा अकाउंट। तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल हुआ, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगर एक प्लान है, हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है चलो इस प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी हो सकता है, स्विच हो सकता है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में। इन तरह की ऑप्शंस होंगे जो आगे पढ़ने में भी हम लोग को ये बातें आते रहेगी। इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, जो भी सर्विसेज है ये म्यूचुअल फंड ऑफर करेगी। लेकिन हाँ सॉरी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो भाई ये ऑफर कर रही है तो परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्मेंस चेक की जाए, कहां से इंफॉर्मेशन लिया जाए, तो वो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और कैसे जो भी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर से हम लोग उसको फाइंडिंग करेंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है, वो सारी चीजों को देखने के लिए हमें वो इवैल्यूएट करने के लिए भी कहीं ना कहीं मटेरियल है जिसे हम देखकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इतना दिन हम लोगों ने समझ गया कि कौन म्यूचुअल फंड क्या है। इतने बातों के बाद म्यूचुअल फंड क्या है ये हम लोग समझ गए। क्या है म्यूचुअल फंड? कलेक्शन है पैसे का, एक फंड बनाया गया, कलेक्ट किया गया और कुछ एसेट, पार्टिकुलर एसेट में पैसे को डाला गया, एसेट एलोकेशन किया गया, ऑब्जेक्टिव था एक कॉमन, इस कॉमन ऑब्जेक्टिव और एक स्टाइल के साथ ये क्रिएट किया गया प्रोडक्ट जिसमें पब्लिक ने पैसा लगाया, पब्लिक ने पैसा लगाया। तो ये करा कौन सकता था? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सारा काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मान लीजिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन सी है, दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। HDFC AMC, आदित्य बिरला AMC, इस तरह के बहुत से म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। तो इस तरह से बहुत से AMCs है जिसमें आप बोलते हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। तो ये क्या है? ये AMC है। लेकिन इस AMC को बनाया किसने? इस AMC को बनाया किसने? गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन था AMC को बनाने का? तो AMC का बनाने के लिए सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले चाहिए स्पॉन्सर। क्या चाहिए? स्पॉन्सर जो पैसा लगाए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 साल का प्रॉफिटेबल हो। मान लेते हैं कि एग्जांपल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम मान लिए कि स्पॉन्सर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्या कहा कि भाई हम एक AMC खोलना चाहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं, हम आपके सारे नियम को पालन करेंगे, हम आपका क्राइटेरिया फुलफिल करके हम तैयार करेंगे। तो कहा गया कि ठीक है, तो हम स्पॉन्सर बन जाते हैं, यानी पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा लगाने का काम करेगी। तो रेगुलेशन क्या है? स्पॉन्सर एक ट्रस्ट कंपनी बनाएगा। क्या बनाएगा? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कंपनी। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कंपनी। अब एक बात का और ध्यान रखना है, स्पॉन्सर का लोग म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में ना होंगे और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के लोग AMC में ना होंगे। इंडिपेंडेंट होगा, कुछ क्राइटेरिया है उसे आप पढ़िएगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कुछ और भी क्राइटेरिया बताएंगे। तो ये पहले समझिए कि स्पॉन्सर पैसा लगाकर म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का क्रिएट किया और ये ट्रस्ट जाकर सेबी को AMC क्रिएट करने के लिए प्रपोजल डाला। अब AMC ट्रस्ट क्या करती है? जो भी एक्टिविटी AMC की होती है उस पर नजर रखी। क्लियर हो गया? ये इस तरह से AMC का क्रिएशन होता है और AMC स्कीम लॉन्च करता है। तो ये है म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में आने तक का प्रोसेस। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स पे। तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट पे जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड के में एसेट क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सब चीज को समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर। बहुत से इन्वेस्टर का पैसे को लगाकर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करवाती है कॉमन फाइनेंशियल गोल के साथ। यानी उन इन्वेस्टर का एक कॉमन गोल होता है, उस कॉमन गोल के तहत वो म्यूचुअल फंड में पैसे को डलवाते हैं। The money collected in the investment portfolio of securities that reflect common investment objective, जो भी common financial goal है, common investment objective के साथ वो फंड को क्रिएट करेगा और common investor। अब इस जब ये पैसे इन्वेस्टर लगाएंगे तो बट नेचुरल है, दो ही चीज के लिए लगाएंगे। पहला प्रॉफिट हो और दूसरा होता है कि कम से कम बचत हो जाए, हम नुकसान ना जाए। पर्पस तो ये रहता है, नुकसान होना न होना उनके हाथ में नहीं है। क्यों? मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब यहां देखिए प्रोडक्ट क्या है?
तो सबसे पहले हम पर्पस क्या है भाई, इनकम को अर्न करना। तो इनकम जब हम अर्न करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो किस तरह का इनकम होगा? पहला इनकम देखते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी हमने कुछ भी रुपया लगाया तो दैट इज कैपिटल, मेरी पूंजी रही, तो कैपिटल मेरा बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो हम लाभ में हैं, बेचेंगे, जैसे ही बढ़ा रहेगा हम बेचेंगे तो हम लाभ हम कमाएंगे खर्चे को काट कर। एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट एक और होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, लेकिन एक चीज और होता है कि बहुत सी कंपनियां ऐसे होते हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो एक दूसरा इनकम डिविडेंड के रूप में भी आता है। तो डिविडेंड क्या हुआ? जो कंपनियां साल भर काम की, मतलब सालों साल से काम कर रही है और वो आखिरी साल, मान लो साल में प्रॉफिट किया, तो जो कमाई हुआ, तो जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। अगर आप 2 शेयर के मालिक है किसी कंपनी के तो आप भी मालिक हैं, तो उस मालिक को वो कमाई का हिस्सा दिया जाता है। तो जो लोग इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, अगर उस इक्विटी में भी लगा हुआ होगा तो वो डिविडेंड आया होगा तो उनको भी मिलेगा। तो ये होता है दूसरा लाभ, तो डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां डिविडेंड दें, ये बात को भी देखना जरूरी है और समझना जरूरी है। ये कोई लिखा नहीं कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तीसरा जो पार्ट है कि भाई कर्ज लिया गया, तो कर्ज लिया गया तो क्या लिया गया? डेट मार्केट। डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट जो बोलिए आप, इस बॉन्ड मार्केट में क्या होता है ना कि हम लोग आम भाषा में जैसे कर्ज लेते हैं तो एक बॉन्ड साइन करते हैं, एक दूसरे से टर्म एंड कंडीशन लिख लेते हैं, वह उसी तरह सरकार भी पब्लिक से पैसा लेती है तो ये बॉन्ड इशू करती है। तो सरकार भी बॉन्ड इशू करती है, तो उस बॉन्ड से क्या रिटर्न आएगा? इंटरेस्ट। बॉन्ड से सिर्फ कमाई आएगा, इंटरेस्ट। फिक्स रिटर्न बात हो गई कि भैया आप हमको इतना पैसा दे रहे हो, इतने समय बाद हम इतना देंगे, तो ये आपका गारंटेड रिटर्न होता है। लेकिन गारंटेड वर्ड नहीं यूज करना है, कोई नहीं जानता है कि किस कंपनी के पास पैसा गया और कब दिवालिया हो जाएगा। ये कहना बड़ा मुश्किल काम है किसी के फाइनेंशियल को नीड करते हैं। सब चीज अच्छा चल रहा है, अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो सकता है, तो ये गारंटेड वर्ड को हम देखिए, इसमें रिटर्न तो आपको फिक्स है और सेफ भी है, बट अब ये कह देना कि एकदम सेफेस्ट है और इसमें लॉस हो ही नहीं सकता, ये ठीक बात। ये बात को समझते हुए तीसरा इनकम की पार्ट ये हो गई। अब ये इनकम कहां से होगा? ये इनकम हमारा सारा कुछ, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम हम खरीदेंगे, मान लो गए पहली बार हमने परचेजिंग किया, कुछ यूनिट खरीद लिए, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ का यूनिट हमने खरीद लिया किसी भी म्यूचुअल फंड का। अब वो म्यूचुअल फंड हमको उस दिन 15 रुपए में मिला था, अब 1.5 साल बाद देख रहे हैं तो 25 रुपए है, तो हम अब बेचेंगे तो ये 10 रुपए का गेन तो है 2 साल बाद। तो भाई हमारे पास 2 साल बाद का मतलब है कि एग्जिट लोड नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर एग्जिट लोड लगता है, ये चार्जेस से बचेंगे। टैक्स का जो स्लैब होगा, अगर इक्विटी प्रोडक्ट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ? अगर पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है, इक्विटी प्रोडक्ट में लगा हुआ है, 1 साल के अंदर बेच दीजिएगा उसको शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद में उस प्रोडक्ट को बेचिएगा तो लॉन्ग टर्म। इसी तरह डेट मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट, जिसमें कहा गया कि लोन कर्ज लिया जाता है बॉन्ड के थ्रू, सरकार भी लेती है, भारत सरकार भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, कॉर्पोरेट और कंपनियां भी लेती है। तो अगर इन लोग बॉन्ड पर अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म। ये सारी चीजों को समझना होगा, ये सारी चीजों पे डिस्कस करते रहना होगा, जो जो चीजों पे हम दोबारा बार बार बोल रहे हैं वो सब क्वेश्चन में पक्का आएगा। अब देखिए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं आएगा, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म का STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये सवाल का तो अब आप पढ़े नहीं है, बहुत कम समय दिया है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, ये टैक्स से रिलेटेड है। एक चीज और जान लीजिए, टैक्स पे बताएंगे तो कुछ और बता देते हैं कि अगर शेयर बाजार का पैसा इक्विटी पोर्शन में हम हैं और हम लगाए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का लगेगा। कितना पे? प्रॉफिट पे। मान लेते हैं हमने 10 लाख लगाया, 11 लाख हो गया 1 साल के अंदर में, तो 1 लाख रुपया जो बढ़ा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, उसका 15% हमारा नहीं है, सरकार को भरना है। दूसरी चीज, 1 साल के अंदर बेच दिए तो हमारा इक्विटी पोर्शन है तो 1% वो भी चार्ज लगेगा, एग्जिट लोड। अगर यही 1 साल बाद बेचते हैं, 10 लाख का 12 लाख हो गया, उसमें क्या होता है, 1 लाख रुपया जो प्रॉफिट हुआ वो माफ है, उसके ऊपर जो 1 लाख आया उस पर 10% का टैक्स।
तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोसेस इक्विटी मार्केट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। जैसे 1 लाख पे क्या 15% टैक्स भरना होगा? नहीं, एक जैसे कि शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर रह गए हम लोग, हाँ। मान लो 10 लाख रुपया है, 12 लाख रुपया हो गया, नैब बढ़कर हमें 2 लाख का लाभ दिख रहा है 1 साल के अंदर में, तो 1 साल तो 2 लाख जो रुपया है ना, उस 2 लाख पे 15% टैक्स भरना होगा। अच्छा। ठीक है। और अगर 1 साल के बाद हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ गया, तो वो होगा हाँ। वो होगा 2 लाख में से 1 लाख रुपया छूट है, सरकार छूट देती 1 लाख अच्छा, पे 1 लाख पे भरना होगा। हाँ, तो जब बचा 1 लाख या 12.5 हो जाता तो 1.5 लाख, तो उस जो 1.5 लाख है तो उसका 10% यानी 15,000 या 10,000, ये रेगुलेशन है इसमें। ठीक है, समझ में आया ये बात? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड में। अच्छा, आप लोग इतने देर से बैठे हुए हैं, हम थोड़ा रफ्तार में है क्या, समझ में इतना आया या नहीं आया ये जानना चाहूंगा। हेलो, में तो आ रहा है सर। हाँ समझ में आ रहा है? जी जी सर। ओके, ठीक है। जिन्हें दिक्कत हो, जैसे अभी बात की आप लोगों ने, वैसे बोल दीजिएगा, जहां समझ में नहीं आए तो मैं रोक दूंगा अपने आप को। अगर ज्यादा टाइम होने लगे तो बोल सकते हैं, फिर से हम ये ब्रेक लेकर ये काम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज्यादा पढ़ा दें और कुछ काम नहीं आए, ऐसा भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं हम लोग। जो भी इन्वेस्टर खरीदता है कैपिटल एप्रिसिएशन या जो भी हम लोग देखते हैं, वो क्या दिखता है, नैव में दिखता है। क्या, नैव, 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 नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या है, म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट है, हमारा एसेट है, वो क्या दिख रहा है हम लोग को, रिफ्लेक्ट हो रहा है नैव में। लेकिन ये जो नैव डेली बढ़ता गिरता रहता है, जो बढ़ता गिरता रहता है, तो जो खर्चे हैं जैसे फंड मैनेजर के खर्चा, जितना एक्सपेंसेस है, वो कहाँ एडजस्ट होता है, तो आप जान लो जो नैब होता है ना, उसमें वो सारे खर्चे एडजस्टेड होकर आते हैं। यानी सारा खर्चा कस्टमर पे कर रहा है, किस पे, उसी नैब से एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है? जैसे जो भी कॉस्ट आ रहा है कंपनी के एक्सपेंसेस, ऑल आर एडजस्टेड, नैब में एडजस्टेड है। तो कमीशन इंटरमीडिएट, जो कंपनी को जो कमीशन से ज्यादा सब एडजस्ट होके आ जाता है नैब में, है ना सर? हाँ वो हर अगले तरफ। दिन, हाँ अगले दिन का नैब या जो भी नैब बन रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस को जोड़ घटाव करके बनाया जा रहा है नैब को। ये नहीं कहना है कि उसके लिए अलग से चार्जेस काटा जाएगा। ऑल थिंग्स आर एडजस्टेड इन द नैब। ठीक ओके है, सर। ठीक है। तो जितना म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने का, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0.004 ऐसा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये कोई नहीं है कि राउंडिंग फिगर में आपको मिलेगा, तो यूनिट आपको फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है? अब रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का होता है, वो डिपेंड क्या करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो पर ही 10 रुपया से 12 रुपया होगा, चाहे 8 रुपया होगा। अब ये परफॉर्मेंस चेक करना है, कौन सा नैव जो नैव है वो कहाँ किस सॉरी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें कौन सा एसेट एलोकेटेड है, उस एसेट एलोकेशन के प्रॉपर्टी के मुताबिक नैव का मूवमेंट होगा। नैव बढ़ेगी या गिरेगी, गिर सकता भी है। ठीक है, तो अगर मैं एक सवाल करूं कि अगर हम 1 साल में कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट लमसम करना उचित है या एसआईपी करना उचित है? तो मैं ये करना चाहूंगा कि मैं एसआईपी करूंगा। अगर मुझे डाउट है, फ्लक्चुएशन है, बाजार में फ्लक्चुएशन रहेगी, तो कैसे और क्यों? अगर मुझे 1 लाख रुपए एक बार में निवेश कर दिया, आज मान लो वो सामान मुझे 15 रुपए मिल रहा है, ठीक है, हम 15 रुपए में हमने खरीदारी कर दिया 1000 यूनिट का, एज्यूम करते हैं एक एग्जाम्पल, 15 रुपए के रेट पे हमने 1000 यूनिट खरीद लिया, 15 रुपए के रेट पे। अगले महीना वो रेट होकर चला गया 18 रुपए। तो अब जब यूनिट खरीदेंगे, क्या वो 1000 यूनिट मिलेगा कि उससे कम मिलेगा हमको? क्योंकि हर महीने तो हम फिक्स कर दे कि इतना ही अमाउंट हमारे अकाउंट से काटा जाए, एसआईपी। तो ऐसा करके 15 रुपए से 18 रुपया हुआ, फिर गिरकर वो 8 रुपया आ गया। तो 8 रुपया आया तो हमारा यूनिट क्या हुआ, ज्यादा खरीद में आया, अमाउंट था सेम अमाउंट, कम रेट में हमको मिल रहा है वही यूनिट, तो हम तो ज्यादा यूनिट मेरे लिए खरीदारी हो जाएगी। तो अगर एसआईपी करने का क्या सबसे बड़ा लाभ है, वो यही है कि हमको एवरेज करता चला जाएगा मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट का। 15 में भी खरीदेगा, 13 में भी खरीदेगा, 10 में भी खरीदेगा, 8 में भी खरीदेगा, 25 में भी खरीदेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से लोग मोस्टली जो पॉपुलर है हम लोग के यहाँ, वो एसआईपी है।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगा दिया हमने, भैया 10,000 रुपये महीने का उठा लो, 50,000 रुपये महीने का उठा लो, तो साल का इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख का, लेकिन 6 लाख में हमारा यूनिट तो बाजार के गिरने और बढ़ने के मुताबिक नहीं, अपना एक एडजस्टेड अमाउंट पे उठा लिया जा रहा है, तो मिला जुलाकर हम लॉस में नहीं रहते, एवरेज रहते। शेयर बाजार में पैसा लगा दीजिएगा तो एक फायदा है कि भाई बहुत ज्यादा शेयर बाजार में उछाल आ गए तो आप बहुत पैसा बना लिए, लेकिन एक ही में लगाए हैं तो डूबेगी तो सारा का सारा डूबेगा। म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट क्या है कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, एक ही जगह नहीं लगाता। वो 100 करोड़ 200 करोड़ अगर लगा रहा है पैसे तो सॉरी, तो वो क्या करेगा, कुछ 50 कंपनी 30 कंपनियों में लगा दिया तो 300 कंपनी एक दिन में नहीं बंद हो जाएगा, तो हालत खराब हो जाएगी इकोनॉमी की। तो मान लेते 5 खराब हुआ, 2 खराब हुआ, फिर 6 होता, एक एवरेज होता रहता है, जिससे कि एक हम लोग सोचते हैं कि शेयर का बाजार जीरो हो सकता है, शेयर जैसे शेयर का जीरो होने की स्थिति आ सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड का नाम ऐसा नहीं, ऐसा माना जाता है और सेफ, ये सोचकर म्यूचुअल फंड में लोग निवेश करता है। दूसरा, इंडिविजुअल शेयर बाजार खरीद बिक्री करने वाले लोग का रिस्क बहुत ज्यादा लेने की क्षमता होती है, ले भी लेते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, जितना भी फंड स्कीम लॉन्च हो रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ जो भी, सॉरी 5 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर ही हो सकता है, सॉरी 50 लाख, हाँ 50 लाख से ऊपर ही फंड कम से कम खरीद हो सकती है, एएमसी उससे कम का नहीं कर सकता। तो जब एएमसी के ये मैनेज कैसे करते हैं, तो उसके लिए फंड मैनेजर रखा जाता है जो इतने बड़े प्रोडक्ट को मैनेज करता है अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, तो वो एक्सपर्टाइजेशन का भी फायदा मिलता है इन्वेस्टर को। और कोई कहता है हमें 10 कंपनियों के शेयर खरीदने थे, अकाउंट में थे लाख रुपया, अब पता चला हम लाख रुपए में 10 शेयर खरीदेंगे भी तो क्या मिलेगा, तो उसके एवज में हम चले जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो 10 शेयर उसमें पड़े हुए मिल गए और भी अलग अलग शेयर मिल गए मात्र 10 रुपए में 50 रुपए में। तो ये फायदा म्यूचुअल फंड में लोग लेता है बजाय इक्विटी के। तो इक्विटी में रिटर्न हाईएस्ट सोचिए, रिस्क रिटर्न सोचिए, तो म्यूचुअल फंड में उस तरह का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर पाइएगा आप। अगर वही बात आ जाते हैं डेट फंड में तो सवाल ही नहीं उठता, वो फिक्स रिटर्न है, वो उतना ही देगा आपको। तो रिटर्न भी प्रोडक्ट के मुताबिक एडजस्ट होता है, यानी क्या प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे हो। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक। अगला समझते क्या है, नेचर ऑफ रिटर्न डिपेंड क्या क्या चीजों पे करेगा, सिक्योरिटीज पे जो भी मैंने बताया। तो सिक्योरिटीज क्या क्या हो सकते हैं, इक्विटी, शेयर बाजार, शेयर्स, डेट, बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, सोना, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद जो भी आप देख रहे हैं, अदर्स, यानी अलग और भी प्रोडक्ट है जिसके से तैयार किया जाता है और रिटर्न फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब इक्विटी में लगाएंगे तो कुछ भी बढ़ सकता है गिर सकता है, डेट में लगाएंगे तो फिक्स रिटर्न आएगा, गोल्ड की भी वही फ्लक्चुएशन, रियल एस्टेट का भी फ्लक्चुएशन कुछ है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है म्यूचुअल फंड के। अब ये प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं तो इसको डिपेंड करता है हमारा क्लासिफिकेशन जो हम लोग प्रोडक्ट का करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से तो देखते हैं क्या होता है, सोचो। एक स्कीम होता है ओपन इंडेड, यानी जब भी आप जाइए मार्केट में खरीद लीजिए, ओपन इंडेड फ्रेश यूनिट खरीद सकते हैं, दोबारा खरीद सकते हैं, एडिशनली खरीद सकते हैं, जो रेट उस दिन कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है, ओपन है। क्लोज इंडेड स्कीम, ये एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है कि हम इस डेट पे मैच्योर्ड होंगे, इस डेट पे आप निकाल पाइएगा। तो ये इश्यू जब होता है, इनिशियल ऑफर, मान लो कि जैसे पहली बार लॉन्च हो रही है, एक क्वेश्चन और है, जब पहली बार म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है, पटना चले कि कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है तो पहली बार हुई होगी तभी वो बाजार में टिकी है। तो जब एनएफओ आई, उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। शेयर बाजार में उस जब उतरती है कोई शेयर्स, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब ये म्यूचुअल फंड बाजार में आता है तो उसको बोलते हैं आप एनएफओ। तब कोई एनएफओ लॉन्च होती है तो एक यूनिट प्राइस होता है जो उस पर प्राइस पे आप खरीदिए और मैच्योरिटी डेट पर आपको जो रेट होगा वो निकाल लीजिएगा। अब समस्या ये है कि मान लो 3 साल 4 साल बाद मैच्योरिटी डेट है और ये क्लोज इंडेड है, हम बीच में बेच खरीद नहीं सकते भैया, तो हम कैसे जानेंगे हमने खरीदा मेरा रेट क्या चल रहा है? तो जो भी क्लोज इंडेड फंड है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होना चाहिए और सारे लोग उस रेट को चेक करेंगे, देख सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं। और बीच में 2 बार ऐसा 2 दिन का टाइम ऐसा मिलेगा 15 दिन के गैप में कि आप चाहो तो उसको बोलते हैं इंटरवल स्कीम। इस स्कीम में परचेज या रिडीम करने के लिए टाइम मिल जाएगा बीच में 2 बार, 2 दिन।
तो आपको अगर निकलना है तो उस 2 दिन के बीच में निकल जाइए, तो आपको करना है। क्लियर हो गया? अब ये जो चीजें हमने पढ़ाई है, पूरे प्रोडक्ट को सेबी ने कैटेगराइज कर दिया है इस सारे स्कीम को 5 ग्रुप में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी स्कीम लॉन्च कर दो, कहीं भी किसी को पता नहीं है, कंफ्यूजन है, मार्केट में चॉस क्रिएट है। उसने सेबी ने ब्रॉडली क्लासिफाइड किया ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड स्कीम, उसको 5 ग्रुप में बांटो। 5 ग्रुप क्या? एक ग्रुप होगा इक्विटी का, दूसरा होगा डेप्ट का, और इक्विटी और डेप्ट को मिला दो तो एक हाइब्रिड तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन उन लोगों को जैसे ओल्ड एज कैटेगरी के लोग हों, और ओल्ड एज मतलब रिटायरमेंट की जरूरत हो, जिनको बच्चे हैं उनके लिए, तो ये सॉल्यूशन उन लोगों को चाहिए, बच्चों को और बूढ़ों को। उसके लिए अदर्स में जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इधर ये सब प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है। तो इस कैटेगरी को कैटेगराइज करो। अब इस कैटेगरी में मान लो इक्विटी में, तो इक्विटी स्कीम है, इक्विटी स्कीम के अंदर भी बहुत कुछ होता है। अब इक्विटी में क्या है? अब इक्विटी बाजार ही अलग है, डेब्ट बाजार ही इतना बड़ा है। अब उसको कैसे फिल्टर करके, उसको कैसे समझाओ कि पब्लिक समझ में आए कि हम इक्विटी प्रोडक्ट पे इतना % ये पोजीशन है। उसके लिए भी प्रोडक्ट डिजाइन किया गया कि आप इसको ये लार्ज कैप फंड बोलो, स्मॉल कैप फंड बोलो, इस तरह से अलग अलग फंड स्कीम्स लॉन्च की गई। चलो देखते हैं यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, सर। गुड। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड। जब इक्विटी फंड्स में आए हम लोग, पहला 5 ग्रुप में से पहला ग्रुप पे हैं हम लोग। इस पहले ग्रुप में कई फंड्स हैं अलग अलग नाम से। देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है? मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप, भाई कैप का मतलब क्या हो? कैपिटल, कैपिटल पूंजी। सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास है ये कैसे पता चलेगा? इस बाजार में कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा पूंजी है? अगर एक बार में कंपनी बेचती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, एक तरह से ये कैसे पकड़ में आएगा भाई? तो उसका नंबर ऑफ शेयर देख लो बाजार में कितना है और प्राइस क्या चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, हाँ, अगर हमें कैपिटल के बाद जानकारी लेनी है तो उसके शेयर्स बाजार में कितने, टोटल शेयर्स मार्केट के इनटू क्या कहते हो प्राइस कर दो, वो हो अच्छा गया। सर, ऐसा भी होता है कि उसका शेयर की मार्केट में इतना डाला हुआ है और अलग से शेयर रखा हुआ है कंपनी में, ये भी होता है क्या सर कंपनी का? रहेगा नहीं, 50% से ऊपर जिसका हो जाए वो मालिक बन जाएगा। वो मतलब मालिक तो सब रहेगा लेकिन कंट्रोल ले लेगा। जी। तो फ्लोट करता हुआ शेयर्स कुछ होता है और टोटल कैपिटल कुछ होता है। मतलब टोटल कैपिटल जो शेयर्स इश्यू हुए कंपनी के टोटल शेयर्स, ठीक है। और कुछ शेयर्स फ्लोट मोस्टली किया करता था, 10 to 20% लोग फ्लोट कराते थे, ठीक है। यानी अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 20 करोड़ फ्लोट कर रहा होगा ओपन मार्केट में खरीद बिक्री के लिए। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया तो पूछो। आगे। नहीं आया? आ गया, ठीक। तो मान लो हम कोई कंपनी है 1000 करोड़ की, तो मान लो उसका अगर फ्लोट कर रहा है 20% शेयर, लेकिन हमें जानना है कैपिटल कि अभी कैपिटल के मुताबिक यानी शेयर उसके है मार्केट में 1 करोड़, और 1 करोड़ तो उस शेयर का कीमत 1000 रुपया एक शेयर का है, तो 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, वो पता चल जाएगा कि मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से पूछो आप लोग। समझ में आ गया सर। हाँ, तो अगर आपको पता हो गया कि भाई सबसे बड़ी कंपनी क्या है, उस आधार पे सारे कंपनी को फिल्टर कर दिया गया, एक नाम दे दिया गया। क्या पता है? लार्ज कैप 100 कंपनियां जो है, टॉप 100 कंपनियां कैपिटल के मुताबिक उसको लार्ज कैप लोग बोलो भाई। और जो उससे नीचे है 150 कंपनियां उसको बोलो मिड कैप। मिड कैप। और हाँ, और 250 से नीचे जितना भी कंपनी है उसका स्मॉल कैप। यानी कैपिटल के मुताबिक यानी पूंजी के मुताबिक कंपनियों को 3 नाम दे दिया, लार्ज, मिड, स्मॉल। क्लियर हो गया? अब ये पूरी ये कैपिटल के मुताबिक 3 पार्ट में बांट दिया। तो अब भाई बताओ, लार्ज कैप में 100 को कंपनी होगा, पैसा उसमें लगाने के लिए बोल रहा होगा। मिड कैप में बोल रहा होगा तो मिड कैप वाली कंपनी में पैसा लगाने बोल रहा होगा, जो रेगुलेशन बन रहा है। और जिसमें स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप में लगाने बोल रहा होगा। अगर यहां बोल दिया मल्टी कैप, तो मल्टी कैप में क्या क्या लग सकता है? स्मॉल, लार्ज, मिड, तीनों, है ना। यानी उसका कंपोजिशन लीजिए, लार्ज कैप में भी कुछ खरीदारी कीजिए, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। लेकिन इसकी खरीदारी करिएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट जो शेयर बाजार में इक्विटी प्रोडक्ट का होगा, तो टोटल एसेट यानी 100 करोड़ का एसेट, आप एग्जांपल के लिए रूप में ले रहा हूं, 100 करोड़ का आप बिल्कुल ले रहे हो, तो 65% लग जाना चाहिए लार्ज, मिड, स्मॉल में। 35% का क्या करना है, होल्ड करना है, क्या करना है वो बात कीजिए, लेकिन मिनिमम परचेजिंग 65% होना ही होना चाहिए। किसमें? तीनों में, लार्ज, मिड, स्मॉल में। ये फंड मैनेजर और वो उन लोग को बॉडी डिसाइड करेगा कौन सा में कितना कितना लेना है।
क्लियर हुआ? हाँ या ना में तो बोल दो भाई। जी हुआ सर। हाँ। ठीक है। दूसरी हुई लार्ज कैप फंड। क्या ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ, ठीक है। दूसरा है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड भी ओपन एंडेड स्कीम है, मल्टी कैप भी ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है। लार्ज कैप फंड में देखो, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड में 65% आपने बोला था टोटल एसेट का। लार्ज कैप फंड स्कीम में देखो 80% का एलोकेशन, यानी टोटल एसेट 80% खरीद लेनी चाहिए, खरीदा हुआ होना चाहिए। वो कौन सा फंड्स, कौन से कंपनी, जो 100 लार्ज कैप कंपनी है उसमें पैसा लगना चाहिए, उसके हट के कहीं नहीं लगना चाहिए। किसको गाइडलाइन है? एमपी को, सॉरी ये एएमसी को। आप लार्ज कैप फंड बोल के लॉन्च कर रहे हो तो लार्ज कैप में पैसा लगा है आपका? हाँ सर 80% लगाए हुए हैं, ये बोल के लॉन्च करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, आ रहा है, आ रहा होगा, क्योंकि अगर कैपिटल समझ में आ गया तो समझ लो। लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप का मतलब कुछ पैसा लार्ज कैप में डाल दो, कुछ पैसा मिड कैप में डाल दो, ये भी ओपन एंडेड स्कीम है। ओके, अब कितना परसेंट? तो 35%, 35% दोनों में लगा दो, रेस्ट पैसा में होल्ड करो, क्या करो वो आपकी प्रिंसिपल, वो आपका रेगुलेशन होगा। क्लियर हो गया? मिड कैप में आओ। मिड कैप मतलब लार्ज कैप के बाद वाला मिड कैप, 100 से 150, उसमें भी 65% का एलोकेशन करो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो जाना चाहिए। तो स्मॉल कैप उसी तरह, मिड और लार्ज को छोड़ दो, लास्ट वाली कंपनी जितनी भी कंपनीज है उसमें पैसा लगा रहे हो तो 65% का एलोकेशन। यानी आप एक बार नोटिस करो, स्मॉल कैप मिड कैप में 65, लेकिन लार्ज कैप के केस में 80% लगाया गया था। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूजन ना हुआ। क्लियर है? डिविडेंड यील्ड फंड अभी हमने स्टार्ट किया था तो दो तीन चीज बात बताए थे हम स्टार्ट करने वक्त, कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह का, एक कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा क्या? डिविडेंड। बहुत सी कंपनियां डिविडेंड देती है, तो जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसी में लगा दो पैसा, कि अपना एक फिक्स रिटर्न आता रहे। डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स प्रीडोमिनेंटली वो डिविडेंड ही देने वाली कंपनी में पैसा लगा रहता है और डिविडेंड आता है, वो स्कीम को लाभ मिलता है। अब जब डिविडेंड आता है तो दो ऑप्शन हो सकता है, डिविडेंड भैया हमको रख लेना है, ले लेना है अपने अकाउंट में और यूज करना है कुछ और पर्पज से, या डिविडेंड आया हमारे अकाउंट में, जो प्रॉफिट आया उसको हम री इन्वेस्ट कर दें, तो डिविडेंड री इन्वेस्ट भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शंस आते हैं। जब ऑप्शन में आप जाइएगा तो ग्रोथ ऑप्शन आएगा, डिविडेंड ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, जब आप फॉर्म भरते रहेंगे उसमें दिखेगा। उसी तरह वैल्यू फंड भी है, वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। तो वैल्यू फंड क्या है? एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत काम किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में 65% का होना चाहिए। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी एक होती है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक बनाया हुआ फंड होता है। अब एक कॉन्ट्रा फंड, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम होता है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। कहा जाता है कि व्यू कुछ कॉन्ट्ररी, कुछ अलग व्यू लेकर इसे बनाया जाता है, अपोजिट व्यू, कुछ माइंड, कुछ व्यू से तैयार किया जाता है। आप समझो, म्यूचुअल फंड क्या करती है? विल बी परमिटेड टू ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। म्यूचुअल फंड क्या करेगी? चाहे वैल्यू फंड क्रिएट करो या कॉन्ट्रा फंड करो। ठीक है। अब फोकस फंड, या अभी हम सारा फंड इक्विटी की बात कर रहे हैं, अभी हमने किसी और प्रोडक्ट में एंट्री नहीं किया है, तो इक्विटी का अगला पार्ट है फोकस फंड। फोकस फंड क्या है? एन ओपन एंडेड स्कीम, इक्विटी स्कीम, जिसमें 30 स्टॉक्स, 30 कंपनियों पे फोकस करके उसे तैयार किया जाता है, जिसमें मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबको लेकर चला जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% का होना चाहिए। ये हुआ फोकस। सिर्फ इस पे नाम समझना है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इस व्यू से कि ये फोकस फंड में ये स्टडी होता है। सेक्टर और थीमेटिक फंड, सेक्टर से ही नाम आ जा रहा है, किसी पार्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है, तो सेक्टर में कौन सा आया? सेक्टर में आया फार्मा हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रा हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, टेलीकॉम हो, पावर हो गया, बैंकिंग हो, ये सारे सेक्टर्स है। तो अगर हम किसी पार्टिकुलर सेक्टर में लगाए तो फायदा नुकसान एक साथ हो सकता है। भाई फायदा होना तो बहुत हो जाएगा, नुकसान भी हुआ तो बहुत हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीजों को ओपन एंडेड स्कीम है, इस इन्वेस्टमेंट थीम को थीमेटिक फंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड might invest in shares of companies that
इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता हो, कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, उसमें सीमेंट, स्टील, टेलीकॉम, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये थीमेटिक सेक्टर में, थीमेटिक्स फंड का रहेगा। क्लियर है ये चीज? 80% का टोटल एसेट एलोकेशन इसमें होना चाहिए। 80 आपने दो जगह देखा, सेक्टर स्कीम, सेक्टर एंड थीमेटिक और लार्ज कैप, यही दो जगह 80 देखे, और एक जगह से 76, 35 और रेस्ट सभी में 65। एक आया इक्विटी का स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS। ये क्या है? ओपन इंडेड इक्विटी लिंक स्कीम है, जो 3 साल के लॉक रहेगा, निकाल नहीं सकते हैं। टैक्स बेनिफिट लेना है तो आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा 80% इस टोटल एसेट का उसमें रहता है। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005 नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन से ये स्कीम। ये समझ में आया आप लोग को इक्विटी तक? हाँ ना में जवाब दें आप लोग। कितने लोग लाइन पे हैं कि सब चले गए? आ रहे हैं सर। यस सर। ओके 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 ज्योति, जो लोग हैं लाभ उठाते जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यू से जो आ रहा है हम फाइनली आप लोग को सेंड कर दे रहे हैं। एग्जाम का डेट ले रहे हैं, उस डेट पे आप जाकर एग्जाम दे दीजिएगा। चलिए अगला आते हैं टाइप्स ऑफ डेप्ट स्कीम। क्या स्कीम में आने जा रहे हैं हम लोग? डेप्ट स्कीम में। डेप्ट स्कीम क्या है? पहले डेप्ट स्कीम को समझ लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डेप्ट का प्रोडक्ट। डेप्ट मतलब सीधे बात समझो कर्ज। तो कर्ज कौन ले सकता है? कर्ज कंपनियां ले सकती है, हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ हो सकती है कंपनियां ले रही हैं, कॉर्पोरेट कंपनी कर्ज लेती है, देती है। भैया ठीक है हम कर्ज उठाना चाहते हैं, हमारा ये स्कीम, उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, उसे था सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा एक सवाल, डेब्ट के आने से पहले इक्विटी में हमने 3 चीज पकड़ा, लार्ज, मिड, स्मॉल। वो सवाल आता है तो सबसे ज्यादा रिस्कियर कौन है? लार्ज कैप में पैसा लगाना, मिड कैप में, या स्मॉल कैप? लार्ज लग रहा है सर। हाँ लार्ज ज्यादा पैसा जिसमें लगे उसमें ना रिस्क से ज्यादा। नहीं, कहने का सेंस है कि हमारा रिस्क सबसे ज्यादा किस में एसोसिएटेड? प्रोडक्ट के मुताबिक। अगर मल्टी कैप फंड, आप देखो कैप की बात किया मैंने, जिसका कैपिटल सबसे ज्यादा है वो मार्केट में परफॉर्म करके पहुंचा होगा, तो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया लार्ज कैप, तभी तो लार्ज कैप में बना हुआ है। तो लार्ज कैप क्या करेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं तो बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं। तो हमारा सेफ्टी जो है वो लार्ज कैप के साथ सबसे ज्यादा है। क्लियर है? मिड कैप में उससे कम, स्मॉल कैप में सबसे कम। स्मॉल कैप ही धीरे धीरे बनकर लार्ज कैप बन सकती है, लेकिन ये चुनना होगा कि विच स्मॉल कैप, कौन सी कंपनी बढ़ने की क्षमता रखती है। सारी कंपनियां तो नहीं बढ़ जाती, सारी कंपनियां तो लार्ज कैप नहीं हो जाती, तो वो समझना होगा। तो रिस्क सबसे ज्यादा है आपको स्मॉल कैप में, लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा है स्मॉल कैप में। क्यों? अच्छा। जब ये लार्ज कैप बन जाएगी तो इसका रिटर्न तो लार्ज कैप से ज्यादा ही ना मिलेगा। स्मॉल कैप थी, लार्ज कैप हो गई, यानी 10 रुपए का चीज 100 रुपया हो गया, और 100 रुपए की चीज 140 हो गया, तो 10 रुपए का चीज 100 हुआ, उसमें ना हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ। जी समझ में आया? टाइप्स ऑफ डेप्ट स्कीम। अब डेप्ट पे आ जाओ, ये दूसरा प्रोडक्ट पे हम लोग लॉन्च आ गए हैं। उस प्रोडक्ट के बाद डेप्ट स्कीम में क्या है? कर्जा लिया जाता है तो 2 पर्पस, 2 चीजें उसमें नोटिस। पर्पस क्या? पर्पस तो अपना जिसका रोल है, जो काम करने के लिए लिया जाता है वो होता है, लेकिन यहां पर होता है कि ये स्कीम में पहला चीज इंटरेस्ट कितना दे रहा है और ड्यूरेशन कितने समय। 2 चीज इंपॉर्टेंट है भैया। इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा? हम अगर 1 साल के लिए आपके यहां रखें तो, 6 महीने के लिए रखें तो, 2 साल के लिए रखें तो, 5 साल के लिए रखें तो, यही ना सोचकर होगा। तो यही है डेप्ट। तो अगर 1 दिन के लिए रख रहे हैं उसको बोलते हैं ओवरनाइट फंड। 1 दिन के लिए, आज डाले कल ओवर, ये प्रोडक्ट ओवरनाइट फंड, खत्म, कहानी खत्म, जो इंटरेस्ट आना आ जाएगा। लिक्विड फंड 3 महीने के अंदर, 91 दिन के अंदर का जो स्कीम होगा उसको लिक्विड फंड होगा, यानी उसकी मैच्योरिटी 91 दिन ही होनी चाहिए। 91 दिन से ज्यादा हुआ तो लिक्विड फंड नहीं कहलाएगा, वो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कहलाएगा। 3 महीने से 6 महीना जिसका ड्यूरेशन पड़ा हुआ है वो कहलाएगा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। उसके ऊपर जब जाएंगे हम लोग
6 महीना से 12 महीना तो लो ड्यूरेशन, यानी यहां 4 फंड आपने समझा 1 साल के अंदर में, ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट एंड लो ड्यूरेशन। और 1 साल के अंदर का जो भी फंड होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट फंड। क्लियर है, समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड में 4 फंड को हमने देखा 1 साल के अंदर, तो वो सारे हैं मनी मार्केट फंड, ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम, ओपन एंडेड कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हो, इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर यानी 1 साल से अंदर वाले मैच्योरिटी को मनी मार्केट फंड बोलेंगे। अब 1 साल से 3 साल उसको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बोलेंगे। 3 साल क्या मैच्योरिटी, यानी ये बॉन्ड 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, पूरा पैसा ले लो, कहने का सेंस क्या? क्लियर है? मीडियम ड्यूरेशन फंड 1 साल से 4 साल, भैया 1 साल से 3 साल तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो 3 साल से 4 साल का अगर इस फंड है, जो पीरियड इसका है, वो मीडियम ड्यूरेशन फंड में आ गया। अगला मीडियम टू लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग 4 साल से 7 साल, क्यों? 1 साल से 3 साल तो देख लिए, 3 साल से 4 साल, 1 साल से 4 साल भी देख लिए, पर 4 साल से 7 साल वाले फंड को देखेंगे तो उसको मीडियम टू लॉन्ग बोलेंगे। और 7 साल से ऊपर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन, 7 साल से ऊपर 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कोई बॉन्ड दिया हुआ है, सरकार कोई बॉन्ड इशू करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बॉन्ड इशू किया कि 20 साल में हम ये रिटर्न देंगे, तो भैया वो भी तो कोई ना कोई ड्यूरेशन बॉन्ड और कोई ना कोई फंड है। अब एक बॉन्ड आता है डायनेमिक बॉन्ड। डायनेमिक बॉन्ड क्या होता है ना, ओपन एंडेड ये स्कीम है, ये कोई भी फंड जो अभी ओवरनाइट से लेकर इधर वाला जितना भी फंड देख रहे हो, वो सिचुएशन के मुताबिक अपना डायनेमिकली चेंज करता रहेगा। समझ में आया? डायनेमिक बॉन्ड फंड, क्लियर है? अब हुआ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अभी तक हम लोग सभी बॉन्ड डेप्ट मार्केट पे है। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या हुआ? अभी तक हम सरकार की बात कर रहे थे ना, सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी गिल्ड सिक्योरिटीज जो होता है ना, गवर्नमेंट सरकार इशू करती है, जैसे ट्रेजरी बिल भारत सरकार इशू करती है, और कुछ बॉन्ड के थ्रू जो इशू करती है ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। और अब सेंट्रल स्टेट भूल जाओ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लॉन्च करती है, अपना बॉन्ड इशू कराती है, और भी बॉडीज है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कंपनी, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, तो कंपनियां जो प्राइवेट कंपनीज होगी वो सब जो लॉन्च करती है, वो भी एक कर्ज लेती है, तो उसको रेटिंग एजेंसी रेट करता है। कौन बताएगा कि इस बॉन्ड का, इस कंपनी का स्थिति क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। तो रेटिंग एजेंसी सारे बॉन्ड्स का रेटिंग करती है कि अच्छा ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, इस तरह का ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड रखा है। तो ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, इस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को, डबल ए प्लस तक के बॉन्ड को कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में खरीदा जाता है, 80% एलोकेशन होता है। और डबल ए के बाद बिलो डबल ए जो होगा उसको क्रेडिट रिस्क फंड कहेंगे, यानी इसमें रिस्क बढ़ता जा रहा है, जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। एलोकेशन 65% का। क्लियर है? बढ़ो आगे। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स को अगर हम लोग ले, ओपन एंडेड स्कीम है, इन्वेस्टिंग क्या होगा? बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये सब जगह पैसा लगेगा, मिनिमम 80% है। अब गिल्ड फंड आते हैं, तो गिल्ड फंड सरकार का होता है। ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम, इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस मैच्योरिटी, उसका अलग अलग मैच्योरिटी होता है। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में होता है 80% ऑफ टोटल एसेट अक्रॉस मैच्योरिटी, यानी 100 रुपए में 80 रुपया लगा देना पड़ेगा। फ्लोटर, ये सब फंड समझना है, ये समझेंगे तो हमें म्यूचुअल फंड का एक बेसिक जानकारी हो जाएगी। जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारे लिए कारगर हो जाएगा। एग्जामिनेशन व्यू से भी क्वेश्चन आता है। ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम, हम अगर रफ्तार में हो तो इससे कम क्वेश्चन आएगा, अगर हम जहां रुक जाए तो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होगा। एंड ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर। तो क्या होता है ना, ये स्वैप मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में होता है। ये देखिए, मान लो करेंसी देखो, हर करेंसी में बढ़ता रहता है, गिरता रहता है रेट। अब उससे बचने के लिए लोग एक सुविधा बना लेता है कि फिक्स रेट
कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर में कन्वर्ट कर यानी स्वैप करता है डेरिवेटिव्स या स्वैप डेरिवेटिव्स करके अपना वो लॉस को बचाने की कोशिश करता है फ्लोटर। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्लोटर फंड में रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेड फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर वॉज होना चाहिए 65%, मिनिमम 65% का होना चाहिए। हमने दो स्कीम समझ लिया, दो बॉन्ड के स्कीम समझ लिया। क्या क्या? पहला हमने समझा क्या? इक्विटी का फंड्स। दूसरा हमने क्या समझा? डेब्ट का फंड। तीसरा क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या था? इक्विटी और डेब्ट को मिलाकर ले चलने का। तो कंजर्वेटिव सब बोलने से क्या मतलब होता है? वो लोग जो बहुत कम ही रिस्क लेना चाहते हैं, एकदम कंजर्वेटिव माइंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यानी हम रिस्क ना लेंगे, हमें डेप्ट में डाल दो, मेरे प्रोडक्ट को डेप्ट में ज्यादा रखो। 75 to 90% एसेट डेप्ट में डालो, 10 से 25% इक्विटी में डालो। यानी इक्विटी डेप्ट का मिक्सचर जिसमें ज्यादा पोर्शन डेप्ट का रहे, ये हुआ कंजर्वेटिव। 75% से 90% का एक्सपोजर होना चाहिए उसका मिनिमम, किसमें? डेप्ट में, और इक्विटी में 10 से 25%। अगर 75 लगाया तो 25, 90 लगाया तो 10, और उसके बीच में क्या लगा वो अपना उसका कंपोजिशन है, ये समझिए। बैलेंस हाइब्रिड फंड, बैलेंस मतलब इक्विटी डेप्ट में बैलेंस रखो। तो 60 और इक्विटी तो 40 डेप्ट, अगर 40 इक्विटी तो 60 डेप्ट, ये हुआ बैलेंस हाइब्रिड फंड। क्लियर है? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव वर्ड का मतलब ही है हमें रिटर्न चाहिए। भैया रिटर्न कहां चाहिए? हमें बढ़कर पैसा बने, तो ये बनाने के लिए उनको इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा। इसमें इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। तो 65% से 80% तक इक्विटी में डालो, 20 से 35% डेब्ट मार्केट में डालो। तो ये होता है। तो इसमें कहा जाएगा आइदर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बोलिए या बैलेंस फंड बोलिए, ये दोनों चीज इसको आप बोल सकते हैं। इसे बैलेंस फंड बोलिए या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज, इसको बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन, नाम दोनों में से कोई सा। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है। डायनेमिकली एसेट का एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, डेब्ट मैनेज जो होता है वो डायनेमिकली होते रहे, मैनेज किया जाएगा, डायनेमिक प्रोसेस है उसका। तो यहां तक आपने हाइब्रिड को देखा, कुछ और देख लेते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन, यानी इसमें क्या है? कई एसेट में एलोकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 10% हर में होना चाहिए, कम से कम 3 एसेट क्लासेस में। तो अब 3 एसेट क्लासेस कौन कौन होंगे वो वहां देखना होगा। और 3 एसेट क्लासेस में मिनिमम एलोकेशन 20% का होना चाहिए, मल्टी एसेट एलोकेशन। आर्बिट्रेज फंड, आर्बिट्रेज वर्ड से पहले ये समझिए व्हाट इज आर्बिट्रेज। चलिए वो समझने से पहले ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें 65% का टोटल एसेट में होना चाहिए एक्सपोजर। अब समझिए आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या है? ऐसा अपॉर्चुनिटी जो एक प्रोडक्ट हो, उसके दो अलग मार्केट में रेट अलग हो एक ही प्रोडक्ट का, तो उसका लाभ उठाए। मान लो एक एग्जांपल की दो एक्सचेंज है, एनएसई बीएसई, एक सामान का रेट दिख रहा है 1550 रुपया और दूसरे का दिख रहा है 1553 रुपया। 2-3 रुपया का अगर गैप है तो ये 3 रुपया सिर्फ बाजार, दो अलग बाजार सेमी काम है और दोनों में अलग अलग है, तो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच दिया जाएगा 3 रुपया का, तो डायरेक्ट फायदा है। इस प्रोसेस को आर्बिट्रेज बोलते हैं। अब आइए इक्विटी सेविंग, ये भी एक इक्विटी सेविंग स्कीम है जिसमें इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेब्ट ये सारे चीजों में लगा रहता है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का होना चाहिए, डेब्ट सेल भी कम से कम 10% का होना चाहिए। मिनिमम हेज एंड अनहेज इन्वेस्टमेंट टू बी स्टेटेड इन द एसआईडी, एसआईडी में मेंशन रहेगा। अब ये समझना है हेज क्या है। हेजिंग क्या होता है कि हम कोई सिचुएशन कोई ऐसा सिचुएशन है जहां हम अपने एसेट को खरीदे हुए थे और वहां से हमें मुनाफा ना होकर लॉस हो रहा है, तो हम ऐसा एक अलग पोजीशन बनाए जिससे कि हम अपने लॉस को कम कर सके, तो दैट इज हेजिंग। यानी अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए हम अलग पोजीशन लेते हैं, दैट इज द हेजिंग। ये सारे कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन रखे हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे कुछ कहाँ मिलेगा? कोई ऑफर करेगा
और ये एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट एक आता है, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होगा वो सब। हमने हाइब्रिड भी देख लिया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अब आ रहे हैं तीसरा नहीं चौथा पार्ट पे, जो 5 ग्रुप था उसके चौथे पे आ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको चाहिए? रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, ये दोनों में देखिएगा लॉक इन रहता है 5 साल का। अब रिटायरमेंट टिल रिटायरमेंट एज विच एज, कोई भी रिटायरमेंट एज पहले आ जाए या 5 साल का लॉक इन उसको कंसीडर किया जाएगा। उसी तरह बच्चे में भी है, या लॉक इन 5 साल में हो जाए या उसका मैच्योरिटी 5 साल में आए, जो भी होगा उसके आधार पे ये सॉल्यूशन प्रिंटेड, बाकी ये भी क्लोज एंडेड नहीं ओपन एंडेड ही रहेगा और लॉक इन रहेगा 5 साल। आप समझ गए होंगे मोस्ट ऑफ द स्कीम्स, यानी प्रोडक्ट करीब करीब समझ में आ गया होगा। आखिरी ऑब्जेक्ट पे आए हैं लास्ट, अदर स्कीम। और अदर स्कीम क्या क्या हो सकते हैं? इंडेक्स फंड। जब हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे थे तो देखते होंगे जब एनएसई बीएसई 2 एक्सचेंज है, तो जो टॉप 50 कंपनीज है एनएसई में, उसका एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम दे दिया गया निफ्टी। उस पैरामीटर के आधार पर 50 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया, उसे बोला गया निफ्टी। तो अब निफ्टी ये 50 कंपनियों का गुच्छा है, जिस गुच्छे का एक वैल्यू रख दिया गया, वैल्यू है, उस वैल्यू बढ़ता गिरता रहता है। तो 50 शेयर के मूवमेंट से वो वैल्यू बढ़ता गिरता रहता है। वो एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है कि भाई चलो पूरे कितने कंपनियां हैं एक्सचेंज में, उसमें से ये 50 कंपनी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आज बाजार पॉजिटिव है। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं कि सब तेज हो ही जाएगा, ये एक इंडिकेटर है। इंडाइसेस जो बता रहे हैं इंडिकेटर बता रहे हैं क्या ये किस तरफ का मार्केट है, इस आधार पर लोग देखता है कि हम कहाँ लगाए ना लगाए। उसी तरह से बीएसई में भी वैसा ही इंडेक्स होगा। अब ये इंडेक्स बीएसई में है 30 का, उसे सेंसेक्स होगा। अब मान लीजिए वहां सेक्टर भी है। सेक्टर क्या है? अब मान लीजिए फार्मा है, बैंकिंग है, उन लोगों ने भी अपना अपना इंडाइसेस एक्सचेंज में बनाया कि ये बैंकिंग इंडेक्स है, बैंकिंग को इंडिकेट करता है, ये फार्मा को इंडिकेट करता है, ये अलग अलग चीजों को इंडिकेट करता है। ये कहला गया इंडेक्स फंड। इंडेक्स, अब उस इंडेक्स से जो फंड क्रिएट किया गया, यानी वही चीज को उठाकर रख दिया गया और उसी को फंड बनाकर बेचा गया, तो दैट इज इंडेक्स फंड। उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कुछ एक्सचेंज में जो टॉप कंपनीज होती हैं उस लोगों को लेकर एक ETF बनाया जाता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ETF, क्वेश्चन में होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है जो रेप्लिकेट करता है स्पेसिफिक इंडेक्स, खास इंडेक्स को का नकल होता है। ठीक है, सेम रेप्लिकेट करीब करीब वही रहता है सारा कुछ। तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये एक प्रोडक्ट है जिसमें 95% एसेट का एलोकेशन, ध्यान रखिएगा। इंडेक्स फंड एक्सचेंज ट्रेडेड का 95% एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में जो रेट चलते रहता है उसी रेट पर ये रिफ्लेक्ट होता है। अब ये देख लिए, तो एक और देख लेते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। ये फंड्स ऑफ फंड्स के, अब देखिए फंड बोला जा रहा है, कोई भी एक इंडेक्स फंड फंड ही है। तो अब देखिए अलग अलग फंड्स को भी कलेक्ट करके एक नया फंड बना दिया, उसे फंड्स ऑफ फंड कर दिया। ये ओपन एंडेड स्कीम है, फंड्स पहले से ही बना हुआ है, इसमें भी 95% का एलोकेशन होना चाहिए। ओवरसीज फंड, विदेशों में भी पैसा लगा रहा है, डोमेस्टिक फंड, ये सारे फंड्स ऑफ फंड्स के तहत। अभी तक जितना भी हमने फंड्स पांचों ग्रुप को देखा, ये पांचों ग्रुप को हम अगर किसी पैरामीटर पर रखें कि किसमें रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, भाई हम लगाने जा रहे हैं पैसा, तो हम रिस्क रिटर्न तो चेक करेंगे। चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे? किस फंड में ज्यादा रिस्क है, तो उसके लिए एक रिस्क मीटर बनाया गया है, नेचा गया कि भाई देखो इसमें रिस्क एसोसिएटेड क्या है, इक्विटी ज्यादा है, डेब्ट कम है, क्या है नहीं है। उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया गया। और ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही था सिंगल ब्लाइंड में, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पकड़ा जाए और उसके 5 पैरामीटर लिया गया। तो रिस्क मीटर में दिखाएगा लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई। ये 5 मीटर पे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने के लिए प्रयास किया। तो देखते हैं क्या है। अगर कहें कि लेवल ऑफ रिस्क, यानी सबसे ज्यादा रिस्क हमारा प्रिंसिपल खोने का कहाँ है और सबसे कम प्रिंसिपल मेरा पैसा लगा हुआ खोने का कहाँ है। अगर ये जितना भी इस 5 ग्रुप का हम फंड को चेक किए हैं, तो उसमें से हम फिल्टर करके देखेंगे तो कहाँ होगा। तो प्रिंसिपल सबसे कम रिस्क रहेगा, जितना कम दिन पड़ा रहेगा बाजार में मेरा पैसा। तो लिक्विड फंड कितना, 3 महीने के लिए पड़ा रहता है। हाँ लोग गिल्ट फंड क्या है, 1 साल से अंदर भी है अगर, तो वो सबसे कम रिस्क। गिल्ट फंड में, सॉरी गिल्ट फंड सरकार का फंड है, तो सरकार
डिफॉल्ट जल्दी नहीं करना है, कंपनियां डिफॉल्ट कर जाएगी, भारत सरकार डिफॉल्ट कर जाएगी तो देश की स्थिति है मतलब बर्बाद हो गई, वो अलग बात है। तो गिल्ट का तो सेफ है, प्रिंसिपल रिस्क में नहीं है, प्रिंसिपल उससे थोड़ा हाई रिस्क है। तो कंजर्वेटिव फंड में क्यों है? 25% शेयर बाजार में लगा हुआ है, रिस्क बढ़ गए। फिक्स मैच्योरिटी प्लान, उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें हैं। उससे ऊपर मॉडरेट प्लान, उससे ज्यादा रिस्क। हाइब्रिड फंड में 40% 60% शेयर बाजार का चीज मिल गया, ज्यादा रिस्की हो गया। उससे ऊपर देते हैं तो इंडेक्स फंड, अब सीधे शेयर बाजार में लगा हुआ है। इक्विटी डिविडेंड यील्ड फंड, ये सब सीधे इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रिंसिपल हमारे खतरा में तो बढ़ेगा ही जब इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाएगा। और सबसे हाई सेक्टर फंड, किसी एक सेक्टर में दबाव आएगा पूरा पूरा बैठ जाएगा। और हमने कोई फोकस्ड फंड क्रिएट किया, फोकस फंड 30 कंपनियों का, अब वो फोकस फंड मेरा कारगर नहीं साबित हुआ, सबसे ज्यादा रिस्की। तो दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड एंड दीज आर प्रिंसिपल जहाँ पे हमारा रिस्क कम है ज्यादा है उसके मुताबिक हम लोग पैसे टेक स्टडी करने का ये मटेरियल है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने पहला पार्ट दूसरा पार्ट करीब करीब ओवर किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें इन सब चीजों के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत तो जानना होगा, चाहे गूगल से या कुछ से। हमने आपको वीडियो दिया था साइट पे, 6 वीडियोस, 5 या 6 वीडियोस होंगे। क्या आप लोगों ने देखा है क्या? अगर नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देखें। अब मैं चाहता हूं काइंडली आप लोग साइन पे आए, जो भी लोग हैं। अब हम आप लोग कोई एक चीज करना चाहेंगे, काइंडली आप लोग स्पीकर ऑन करें। हमने जहां तक बताया है उसमें जी सर। उसमें क्या क्या आपका कंसर्न है वो काइंडली शेयर करिए। और हमारा कहना यह है कि हम अभी बैच को कंटिन्यू अभी लगातार कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन पहले मैं ये जानूं जितना बताया है उस चीजों को आपको समझ आया या नहीं आया, ये काइंडली 1 बाय 1 शेयर कीजिए प्लीज। समझ में आया, थोड़ा बॉन्ड में इशू था। बोलते जाइए 1 बाय 1। समझ आ गया। ठीक है। अब ये मेरा कहना ये है कि एग्जामिनेशन डेट हम लोग लेंगे इसी वीक में, कमिंग वीक में लेने जा रहे हैं। जहां जहां सेंटर होगा उस सेंटर को फाइनल करते हैं, लेंगे। और दूसरी चीज, आगे का चैप्टर मैं अभी स्टार्ट करूं या आप लोग मेरा 6 वीडियो देखकर सवाल पूछेंगे? क्योंकि आप लोग किसी ने नहीं देखा है और किसी ने नहीं समझा। अगर सीखे होते तो हमारा सवाल हम नहीं करते। काइंडली मुझे ये बताइए। हेलो, वीडियो देख के आता है सही से उसका। तो अगर मैं ये सेशन अभी यहाँ रोकूं और मैं आपको बोल दूं कि ये 3 घंटे जो मेरा वीडियोस है वो मेरे ये बिगमैन्स कंसल्टेंट के साइट पे है, 1st to 6 वीडियोस, वो होगा 2 घंटे का, मोस्टली 2 घंटे का होगा। तो वो 2 घंटे का वीडियोस आप लोग सुने, एक पेपर में लिखें, क्वेश्चन करें, क्योंकि अगला पार्ट जो हम लोग को पढ़ाने का है वो है, आप समझो तो दूसरा चीज पढ़ाना है। अब मोस्टली मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है वो सब चीजें बतानी है। तो ये अगर ये प्रोडक्ट क्लियर हो गया और वीडियो क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करना आसान होगा। तो काइंडली टेल मी व्हाट इज द बेस्ट टू डू। मेरा है, तुम्हारा उधर है। काइंडली आप लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करें। दीपू आप लाइन पे हैं क्या? यस सर। क्या यहाँ तक समझ में आया दीपू आपको या नहीं आया? सर आया यहाँ तक। यहाँ वीडियोस आपने देखा है, वो जितना वीडियो दिया हुआ था आपको? हाँ, वीडियो सारे सुने, उसमें कोई क्वेरी आपका आया या नहीं आया? कुछ सर नहीं देखे हैं। तो आप एक बार करिए, क्योंकि अभी आखिरी होगा तो फिर ये कहिएगा कि ये मिस कर गया। तो मैं ये सेशन को रोकूं या कंटिन्यू करूं, ये बताओ आप। हम चाह रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देख ले, उसके बाद के चीजों को बताऊंगा तो जल्द याद हो जाएगा, ये मेरा कहना है। सर रोक दीजिए। मैं रोक देता हूं। और मुझे एक्सपेक्ट क्या, ये वीडियोस आप कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे? एक दिन। एक दिन, ठीक है, चलो एक दिन हम और ले लेंगे। लेकिन आपको ये लिखना है कि वीडियो 1 डन। मेरे व्हाट्सएप पे आप डालोगे वीडियो 1 डन, क्वेश्चंस नोटेड। ऐसे करके आप लोग सारे लोग जो भी लोग हैं काइंडली इस वीडियो में आ जाओ, हमें मैसेज करो, आज के दिन वो खत्म करो वीडियो।
कि अब इसको आगे नहीं ले चले हम लोग। जी सर। मंतोष क्या करें? हेलो, लगता है लाइन पे नहीं है। क्या ज्योति तुम्हारा हो गया? हाँ हाँ ठीक है, वो वीडियो तैयार करो, वीडियो से जो भी इंफॉर्मेशन है वो तैयार करो। मैंने जो वीडियो दिया है वो एक तरह से कंप्लीट से। कब बताएंगे? क्या हुआ? मतलब वीडियो देखने के बाद फिर जब क्यूरी करना रहेगा तो आप फिर सेशन कब लेंगे? ये वीडियोस के बाद आप लिख के दो, मैंने सारे वीडियोस देख लिए। मुझे व्हाट्सएप पे, आप लोग का व्हाट्सएप है जो ग्रुप में मैसेज किया आपको, आप लिख लो मैंने वीडियो 1 डन, वीडियो 2 डन, 1 विथ और क्वेश्चंस रेडी। जैसे ही क्वेश्चन रेडी रखोगे तो अब अगला स्लाइड बताएंगे और ओवर होगा और कुछ बचेगा नहीं। तो फिर से अभी जैसे लाइव क्लास ले रहे फिर से दोबारा शाम से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, एक टाइम हम फिर दे देंगे आप लोग से रिक्वेस्ट पर कि हाँ ये टाइम है, वो फिर दोबारा दे दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है दीपू? ठीक ठीक है है। मंतोष? ठीक है मंतोष, तैयार करो, एग्जाम का डेट नेक्स्ट वीक में हम किसी हाल में लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। कितना मन होगा?